हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। सबसे पहले मानव अधिकार होते क्या हैं? मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि उसने मानव के रूप में जन्म लिया। वह किस देश का नागरिक है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस वर्ग का है, इन सब से परे ऐसे अधिकार उसे केवल इसलिए दिए जाएंगे क्योंकि उसने मानव के रूप में जन्म लिया है। लेकिन इन अधिकारों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य समय समय पर लेखबद्ध किया गया और संहिताबद्ध किया गया। इसी श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक घोषणा के रूप में मानव अधिकारों को 10 दिसंबर 1945 को उद्घोषित किया गया। इसी को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से हमारे देश में 1993 में एक कानून पारित किया गया जिसे नाम दिया गया मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। यद्यपि इस अधिनियम के पूर्व भी हमारे संविधान में मानव के अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स के रूप में, मौलिक अधिकारों के रूप में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के मध्य उल्लेख किया गया है। इन्हीं अधिकारों को और स्पष्ट करते हुए इस विधि को पारित किया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 8 जनवरी 1994 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति मिलती है और इस अधिनियम का संख्यांक, इस अधिनियम का क्रमांक 10 है। 1994 का है ना, 1994 का अधिनियम संख्यांक 10। इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो इस अधिनियम का संख्यांक भी क्या है? 10। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है कि मानव अधिकारों के और अधिक अच्छे संरक्षण के लिए, है ना, जो हमारे देश में भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकारों का संरक्षण किया गया है और अन्य विधियों के द्वारा जो मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया है, संरक्षित किया गया है, उस संरक्षण को और अधिक अच्छे तरीके से कैसे विस्तृत किया जा सकता है, कैसे इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए यहाँ पर जो है कहा गया है कि मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग
और मानव अधिकार न्यायालय, है ना, मानव अधिकार न्यायालयों के गठन करने के उद्देश्य से, है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने के उद्देश्य से और उससे जुड़े हुए अन्य विषयों को उल्लेखित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को यहाँ पर अधिनियमित किया जा रहा है। अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करते हुए यहाँ पर मानव अधिकारों को और मजबूती के साथ प्रोटेक्ट किया जा सके और अधिक अच्छे तरीके से संरक्षित किया जा सके, इस उद्देश्य से इस अधिनियम को प्रतिपादित किया जा रहा है, अधिनियमित किया जा रहा है। यहाँ पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के इस अधिनियम को 8 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 43 सेक्शंस हैं ना, 43 धाराएं हैं। इसमें पहली धारा को अगर हम देखें, है ना, अध्याय 1 के अंतर्गत, है ना, पहली धारा को अगर हम देखें तो पहली धारा कहती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसमें क्लॉज फर्स्ट कहता है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, है ना, शॉर्ट टाइटल क्या होगा, तो शॉर्ट टाइटल होगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक, इसका विस्तार कहाँ पर होगा, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। इसका एनफोर्समेंट, है ना, संपूर्ण भारत पर होगा, है ना, ऑल इंडिया लेवल में, है ना, संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक, होल ऑफ इंडिया। इसके बाद जो है इसका प्रवर्तन या ये लागू कब से हुआ, तो इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को जो है लागू हुआ। 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक विरोधाभासी जो है हमें देखने को मिलता है कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है 8 जनवरी 1994। तो कोई भी विधेयक कानून कब बनता है, जबकि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की अनुमति जब मिल जाती है तब वह विधेयक क्या होता है, अधिनियम बनता है। और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात जब वह विधेयक गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है, उसके पश्चात वह प्रवर्तन में आता है, वह लागू होता है। लेकिन यहाँ पर लागू होने की डेट क्या बताई जा रही है, 28 सितंबर 1993, अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व ही इसे लागू कर दिया गया। तो बिल्कुल सही है, इसे राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व ही लागू कर दिया गया। कैसे, ऑर्डिनेंस के रूप में, अध्यादेश के रूप में। 28 सितंबर 1993 को अध्यादेश जारी करते हुए मानव अधिकार संरक्षण हेतु इसे एनफोर्स कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया।
बाद में संसद के दोनों सदनों से पारित कराते हुए राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेकर के इसे कंटिन्यू किया गया। तो इस प्रकार से 28 सितंबर 1993 को यह अधिनियम लागू हो जाता है। अब धारा 2 में इस अधिनियम की डेफिनेशन दी गई है। धारा 2 के अंतर्गत सब क्लॉज का में जो है सशस्त्र बल को डिफाइन किया गया है। सशस्त्र बल क्या होगा? तो सशस्त्र बल से नौसेना, सेना और वायुसेना अभिप्रेत है, अर्थात तीनों सेनाएं, जल, थल, वायु, है ना। सशस्त्र सेना के अंतर्गत जो है जल, थल और वायु, है ना, नौसेना, सेना, वायुसेना, अर्थात जल, थल और वायु तीनों सेनाएं जो है तो इसके अंतर्गत आती हैं। और साथ ही साथ कह रहा है कि सशस्त्र बल के अंतर्गत जो है संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल यदि है, जैसे सीआरपीएफ या आपके जो है अन्य कोई भी ऐसे बल जो कि संघ के सशस्त्र बल के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए सशस्त्र बल की डेफिनेशन में माने जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगली डेफिनेशन है 2B, है ना, 2 खा अध्यक्ष। इसमें जो है अध्यक्ष को डिफाइन किया गया है। अध्यक्ष से क्या मतलब है? तो कह रहा कि इस अधिनियम में जहां जहां जो है अध्यक्ष शब्द लिखा है, तो वहां पर हमें यह देखना है कि किसकी चर्चा चल रही है ना। यथा स्थिति, अर्थात जहां पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की चर्चा चल रही है वहां पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, और जहां पर राज्य मानव अधिकार आयोग की चर्चा चल रही है वहां पर राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, है ना। तो हमें यह देखना है कि चर्चा किसकी चल रही है, किसकी हो रही है, तो उसके अध्यक्ष की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, इसके बाद अगली डेफिनेशन है 2BA, है ना, 2 खा का मुख्य आयुक्त, है ना, मुख्य आयुक्त। तो मुख्य आयुक्त या चीफ कमिश्नर से क्या मतलब है? तो कह रहा है कि मुख्य आयुक्त से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। ये एक अधिनियम है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसकी सेक्शन 74 में बताया गया है कि दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त कौन होगा। तो वहाँ पर जो दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त होगा वह यहाँ पर मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। तो ये मुख्य आयुक्त हो जाते हैं। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है, अगली डेफिनेशन आती है 2C, 2 का आयोग। आयोग से क्या मतलब है? तो इस अधिनियम में जहाँ कहीं भी आयोग लिखा हो, है ना, तो उसका मतलब है धारा 3 में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है ना, वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हमें जो है तो मान के चलना है ना, उसका हमें अर्थ लेना है ना। यदि राज्य मानव अधिकार आयोग की बात करेंगे तो वहाँ पर पूरा लिखा होगा राज्य मानव अधिकार आयोग, लेकिन पूरे अधिनियम में यदि कहीं पर आयोग शब्द लिखा है, केवल आयोग लिखा है,
तो हमें क्या मान के चलना है कि आयोग मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक, इसके बाद अगली डेफिनेशन दी गई है 2D मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, है ना। ह्यूमन राइट्स क्या है, मानव अधिकार क्या है? तो वैसे तो हम लोग जानते हैं, है ना, कि मानव अधिकार से तात्पर्य क्या है, जो मानव मात्र होने के कारण हमें अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको सीमित किया गया है, क्योंकि यदि हम इसे स्पष्ट नहीं करेंगे, है ना, तो इसकी सीमाएं काफ़ी विस्तृत हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसको बताया गया है कि मानव अधिकार क्या है। तो कह रहा कि मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित जो अधिकार हैं, वह अधिकार ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सन्निविष्ट, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों को लेकर के जो प्रसंविधाएं हुई हैं, जो ट्रीटीज हुई हैं, जो अभिसमय हुए हैं, मानव अधिकारों को लेकर के, मानव अधिकार की घोषणा के संदर्भ में, उन अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं के अंतर्गत जो मानव अधिकारों की घोषणा की गई है, उद्घोषित किया गया है, वो भी यहाँ पर मानव अधिकार के अंतर्गत आएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत मानव अधिकार की डेफिनेशन में माना जाएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है कि वो सब अधिकार भी मानव अधिकार माने जाएंगे जिन्हें भारत के न्यायालयों के द्वारा मानव अधिकार उद्घोषित किया गया है। ऐसे सभी अधिकार जिनके लिए भारत के न्यायालयों के द्वारा मानव अधिकार घोषित किया गया है, उद्घोषित किया गया है, न्यायालय के द्वारा प्रतिनिय बनाया गया है, ऐसे अधिकार भी मानव अधिकार माने जाएंगे, मानव अधिकार की डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, इसके बाद अगली डेफिनेशन है मानव अधिकार न्यायालय, है ना, 2 अंगा, है ना, या 2E के अंतर्गत ह्यूमन राइट्स कोर्ट या मानव अधिकार न्यायालय। तो इसमें भी अपन को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, तो हम लोग धारा 30 में इसका उल्लेख दिया गया है, तो वहाँ पर इसका ध्यान करेंगे। इसके बाद अगली डेफिनेशन दी गई है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा। अभी अभी हमने देखा था मानव अधिकार की डेफिनेशन में कि मानव अधिकार क्या हैं, तो उसमें हमने देखा था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकार, प्रत्याभूत या सिक्योर्ड किए गए अधिकार, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं के अंतर्गत घोषित अधिकार। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएं क्या हैं, वो यहाँ पर 2F में डिफाइन किया गया है ना, 2 में जो है तो इसको परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा से
संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा, है ना, यूएनओ की महासभा के द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधान। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा जो 16 दिसंबर 1966 को सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा को स्वीकृति दी गई थी, मानव अधिकारों को उद्घोषित किया गया था, है ना, तो वह अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कह रहा है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा, है ना, ऐसा जो है कहना चाहिए कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविधा या अभिसमय जो कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो यहाँ पर हमें इस डेफिनेशन को दो पार्ट में देखना है। पहला तो 16 दिसंबर 1966 को जो अंगीकार की गई है सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा, वह इस डेफिनेशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा मानी जाएगी। इसके अलावा कह रहा कि अन्य जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएं हैं और इसके अलावा भी अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविधाएं, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा जो है ऐसी प्रसंविधाएं जो है अंगीकार की गई हैं, वह सभी प्रसंविधाएं, वह सभी अभिसमय प्रसंविधा के अंतर्गत माने जाएंगे जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा जो है अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जिसे केंद्रीय सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए। क्योंकि इस अधिनियम को हमें अपने देश में एनफोर्स करना है, तो जो अधिकार हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की विधि के अनुकूल होगी, हमारे देश की संविधान के अनुकूल होंगे, उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित ऐसी जो है यूएनओ की घोषित अभिसमय भी प्रसंविधाओं के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगला है 2(छ) या 2G मेंबर या सदस्य। तो यहाँ पर मेंबर से यथास्थिति आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य अभिप्रेत है। अर्थात हम जहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की चर्चा कर रहे हैं तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, और यदि राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रावधानों का अध्ययन कर रहे हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं, तो राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य। क्लियर? इसके बाद अगली डेफिनेशन है 2(छ) का या 2GA राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है। तो इसमें भी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, सीधा सा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है ना,
वही यहाँ पर अभिप्रेत है ना, यहाँ पर उसी आयोग की बात की जा रही है। अगली डेफिनेशन है 2जा, है ना, 2H, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है। तो इसमें भी हमें टेंशन नहीं लेना है ना। ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 है, इसकी धारा 3 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो वही आयोग यहाँ पर अभिप्रेत है ना। वही आयोग हमें यहाँ पर लेकर के चलना है। इसके बाद अगला है 2जा का या 2HA। 2HA के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को डिफाइन किया गया है। तो इसमें भी हमें टेंशन नहीं लेना है। इसमें भी क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। तो इस अधिनियम की धारा 3 में जो आयोग का गठन किया गया है ना, वो यहाँ पर जो है तो अप्लाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद अगला है 2I, है ना, 2झा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, है ना, से क्या मतलब है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। तो कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में जो आयोग गठित किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसी आयोग को हमें यहाँ पर अध्ययन में शामिल करना है, उसी को हमें यहाँ पर देखना है। ठीक, इसके बाद अगला है 2IA या 2झा का, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इसमें भी हमें टेंशन नहीं लेना है। इसमें भी कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात की गई है, जो गठन का प्रावधान किया गया है, वही आयोग यहाँ पर अभिप्रेत है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है 2J या 2 या राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो राष्ट्रीय महिला आयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है। तो इसमें भी हमें टेंशन नहीं लेना है ना। जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है, इसकी धारा 3 के अंतर्गत जो आयोग का गठन किया गया है, वही आयोग यहाँ पर अभिप्रेत है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है अधिसूचना, नोटिफिकेशन, है ना। 2K के अंतर्गत जो है अधिसूचना या नोटिफिकेशन को डिफाइन किया गया। तो अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ना। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, अधिसूचना का मतलब क्या है, तो यहाँ पर भारत सरकार का जो गजट है, उस गजट में जो प्रकाशन किया जाता है ना, वह अधिसूचना जो है तो कहना चाहिए कि कहलाती है, नोटिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है 2L, प्रिस्क्राइब्ड या विहित।
विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत। विहित तो 3 चीजें होती हैं। एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन। अधिनियम, नियम, विनियम। अधिनियम विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है। नियम सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और विनियम उस संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं जिस संस्था को उस अधिनियम को एनफोर्स करना है, प्रवर्तित करना है, लागू करना है। जैसे हम लोग इस अधिनियम के अंतर्गत आगे अध्ययन करेंगे कि विधानमंडल के द्वारा बनाए गए इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए यथास्थिति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में केंद्र सरकार नियम बना सकेगी, जबकि राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी। लेकिन यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि आवश्यकता पड़े तो अपनी प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग भी यथास्थिति अपने कुछ नियम निर्धारित कर सकती है, जिसे हम विनियम कहेंगे, जिन्हें हम रेगुलेशन कहेंगे। तो कह रहा कि विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा जो प्रावधान किए जाएंगे, अर्थात इस अधिनियम के द्वारा जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों के अधीन रहते हुए सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे, उन नियमों के द्वारा जो प्रावधान किए जाएंगे उसको हम विहित कहेंगे, प्रेस्क्राइब्ड कहेंगे। इसके बाद अगली डेफिनेशन है 2M 2 लोक सेवक। तो लोक सेवक में हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लोक सेवक का मतलब वही है जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, लोक सेवक को डिफाइन किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी इस डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाते हैं, चाहे वह सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हों, मनोनीत किए गए हों, या सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हों, या सरकार के द्वारा जो है वेतन पर रखे गए हों, वो सभी लोक सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत जो लोक सेवक की परिभाषा दी गई है ना, वही परिभाषा यहाँ पर अप्लाई होगी, वही जो है तो लोक सेवक यहाँ पर माने जाएंगे। इसके बाद अगली डेफिनेशन दी गई है 2N स्टेट कमीशन, राज्य आयोग। तो राज्य आयोग से धारा 21 के अंतर्गत गठित राज्य मानव अधिकार आयोग, अर्थात धारा इसी अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन दिया गया है ना, तो वो हमें यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ये यहाँ पर इस अधिनियम का डेफिनेशन क्लोज हो जाता है। ठीक, तो ये अपना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का अध्याय 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग अगले वीडियो में इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।